अभी प्रयागराज में वक्फ बोर्ड वालों ने कह दिया यहां भी हमारी भूमि है, ले लो। वक्फ बोर्ड प्रयागराज में क्या, भारत में नामो निशान खत्म कर दिया। वक्फ बोर्ड रिजेक्ट होने की स्थिति में पहुंचा दिया। बड़े उछल रहे थे कि ये प्रयागराज भी हमारा, यहां भी हमारे बाप दादों की थी। वाह, सब जगह तुम्हारे बाप दादे थे। बड़ा आतंक मचा रखा था। प्रयागराज जी में कह दिया कि हाँ हमारी भूमि है। फिर क्या हुआ, मोदी जी ने क्या किया, वक्फ बोर्ड को ही आज पेश हो गया वहां, और आज ही रद्द हो जाएगा। आजाद भारत में पहली बार इतना बड़ा निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। सबसे बड़ा निर्णय है ये, और ये निर्णय सनातनियों के और उन मुसलमानों के पक्ष में भी है जिन गरीब मुसलमानों को उनका अधिकार नहीं मिला। सारी जमीन वक्फ बोर्ड ने अपने अंडर पे कर ली और गरीब मुसलमानों को परेशान किया। तो गरीब मुसलमानों का भी अधिकार उन्हें मिलेगा। और जो चिल्लाते रहे कि कल को आके कह देते कि वृंदावन में वक्फ बोर्ड की जमीन है, कह दिया ना प्रयागराज में, कल को तुम्हारे घर पे कह देते कि ये घर हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन में, तो मोदी जी ने कहा कि चलो भैया इसका हिसाब किताब ही खत्म करते हैं। ना रहेगा बांस और उधम मचा लो, ले लो प्रयागराज। शांति से रहते नहीं आ रहा है। इसलिए इस देश के लिए ना मोदी जी जैसे ही नेता होने चाहिए, तब देश सुरक्षित है। सच्चा सनातनी, अब देखो कितनी सारी वोट पड़ी वक्फ बोर्ड के पक्ष में, और जो वोट पक्ष में डाली वो हिंदू नेता हैं, विरोधी पार्टियों के, विपक्षियों के। अब समझ लो कि जिन नेताओं को आप वोट देके जिताते हो वो नेता तुम्हारी वोट लेते हैं पर पक्ष उन मुसलमानों का रखते हैं। समझ लो कितनी बड़ी गद्दारी है। और मुसलमानों के हित में ही है ये सब। समझदार मुसलमान समझ भी रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने तो मुसलमानों की जमीनों को भी वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में कर लिया। इसलिए गरीब मुसलमानों को उसका अधिकार मिल सके, इसके लिए ये कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा, भी प्रोसेस है, चल रहा है। कुल मिलाकर के अभी हम जो जिस भारत में अभी रह रहे हैं, आप कह सकते हैं कि यह राम युग चल रहा है। आप ये समझ लो, राम राज्य चल रहा है, ये समझ लो। एक अच्छे भारत में हम लोग रह रहे हैं, जहां हमारे देश के नेता बढ़िया सनातन पक्ष में कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम सबको अच्छे कार्य में अच्छे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो हाँ कि ना। वक्फ बोर्ड वालों ने यह भी कह दिया था कि जो अंबानी का घर है ना, बोले वो भी हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। सोचिए, अंबानी के घर को कह सकते हैं तो आपके घर को भी कह सकते हैं। और उनके वक्फ बोर्ड में ये नियम था कि वो जो कह दें वही माना जाता था, सुनवाई किसी की नहीं। मतलब अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली बात, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा थी अंधेर नगरी। तो यही अंधेर नगरी को दूर किया मोदी जी ने। इसलिए हम सबके
लिए जो कार्य हो रहा है, सोचिए कितना बड़ा निर्णय है ये। 400-500 साल का जो राम मंदिर का कार्य लटका था, धारा 370 और ये वक्फ बोर्ड, ये भारत के सबसे बड़े कांटे निकाल करके फेंक दिए मोदी जी ने। ये वही कांटे थे जो सारी जिंदगी आपको चुभते रहते। हाँ या ना? नहीं बोला जा रहा है। कांटे थे जो निकाल करके फेंक दिया मोदी जी ने। बढ़िया कार्य है। मैया मुगैम्बो खुश हुआ कि नहीं? हाँ? अच्छे कार्य करते रहो। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। तुलसीदास जी कह रहे, अब देखो राम सीता मैया वनवास चली गई, जिम्मेदार कौन? राम जिम्मेदार नहीं, समाज जिम्मेदार है। समाज कैसे जिम्मेदार? सीता मैया को वनवास भेज दिया। राम जी राजा थे, पर राजा का धर्म है कि वो प्रजा की बात सुने। राम जी केवल पति होते, राजा ना होते, तो राम जी सीता मैया को किसी के कहने से ना भेजते। परंतु राम जी उस समय राजा हैं, और राजा का धर्म है कि वो प्रजा की बात सुने, प्रजा की बात सुने। इसलिए राम जी ने वनवास प्रजा के कहने पर, कि प्रजा कह रही है, ताकि समाज में आने वाले नेताओं को, राजाओं को मैसेज मिले कि प्रजा को परिवार से ऊपर रखिएगा। उस जमाने में राजाओं का टाइम था ना मेरी माँ। जो पावरफुल राजा होता था वो कमजोर राजा को खत्म कर देता था। अब रावण से राम भिड़ गए तो रावण पावरफुल था कि नहीं? वो तो राम मजबूत थे, वरना रावण से जीतना हर किसी के बस की बात थोड़ी थी। तो सीता मैया जानती थी, सीता मैया ने सब कुछ देखा है। वो सीता मैया एक माँ है, तो माँ तो यही चाहेगी ना कि मेरा बेटा मजबूत बने, अच्छे संस्कार देना चाहेगी। यही एक माँ की पहचान भी है। शिवाजी को तैयार किया जीजाबाई ने। एक अच्छी माँ का परिचय क्या है? क्या आप अपने बच्चों को बचपन से एक अच्छे से, और सुनो, बचपन जितना कठिनाई से भरा है, कठिन है। बचपन यदि कठिन है तो जवानी बुढ़ापा आसान होती है, और यदि बचपन सरल है तो फिर बुढ़ापा जवानी कठिन होती है। ये याद रखिएगा, सिद्धांत है ये। बात समझ में आई कि नहीं? क्या सरल होना चाहिए? बुढ़ापा सरल कब होगा? जब जवानी और लड़कपन कठिन होगा। हम लोगों ने जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना किया है। गांव में घर घर जाके भीख मांगते थे हम, भिक्षा मांग करके लाते थे, तब हमारी माँ भोजन बनाती थी। भरपेट रोटियां नहीं थी खाने को, भिक्षा मांगना मजबूरी थी, जैसे सुदामा जी मांगते थे। उस कठिनाई को देखा है हमने। पानी बरसता था तो घर किस तरह से टपकता था। खप्पर वाले घर थे, बारिश होती थी तो रात रात सोते नहीं थे, पूरी रात पानी ही पानी, अंदर बाहर पानी। वो दिन देखे, तरीके से देखे। तो वो परिस्थिति को जब देखा, सहा, उसमें रहे, तब लड़कपन जवानी जब कठिन बीतती है ना मेरी माँ, तब जाके जवानी का अंतिम पड़ाव और बुढ़ापा सरल होता है। बात समझ आ रही है? आजकल के बच्चे शादी करते हैं, टूट जाती है, तलाक हो जाता है। आजकल लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने जीवन में कठिनाई देखी ही नहीं।
आज जरा सी मुसीबत आती है, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। जरा सा भी मोड़ आया, संकट आया, सीधा आत्महत्या। बोलो हां कि ना? क्यों? क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी कठिन समय देखा नहीं। कठिन समय देखते तो वो कठिन समय जो आया उसे आप फेस कर पाते। अब आपके जीवन में कठिन समय पहली बार आया, आप संभल नहीं पाए, समझ नहीं पाए, लगा यार मर जाते हैं। आज कितने युवा आत्महत्या कर रहे हैं रोज? बोलो हां। पहले कोई आत्महत्या नहीं करता था, कभी कभी कहीं कहीं लाख करोड़ में कहीं सुनने को मिला कि किसी ने आत्महत्या की। पहले कहां कोई आत्महत्या करता था? क्यों? क्योंकि हर परिस्थिति में रहने और जीने के आदी थे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में लोग जीते थे और रहते थे। आज तो देखो ना, जरा सी कठिनाई आए, नंबर कम आ गए तो लड़कों ने, बच्चों ने आत्महत्या कर ली। नहीं, फिर आपने अपने बच्चों को लग्जरी जिंदगी दे करके बच्चों को अपाहिज कर दिया है। किया कि नहीं? ज्यादा सुख, ज्यादा सुविधाएं तुम्हें मिल जाएं, कठिनाई में तुम रहोगी ना मेरी मां, तो तुम निरोगी 100 साल जियोगी, और सुख सुविधा में रहोगी तो 60 साल में ही तय हो जाओगी।